में हमने गुप्त वंश से शुरू किया था। इससे पहले का इतिहास आप लोगों को पता ही है, आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ आया आप लोगों को कि रिवीजन की जरूरत है? समझ आया ना? तो गुप्त वंश से हम शुरू कर रहे हैं। गुप्त वंश जो आपका स्टार्ट हुआ था 4th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? कब शुरू हुआ था? 4th सेंचुरी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, पर जो इसके वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं? संस्थापक जो थे इसके श्रीगुप्त थे, पर अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है, ठीक है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि ली और एक संवत की शुरुआत की, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? गुप्त संवत के नाम से जिसको हम जानते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी? 319 ईस्वी में उन्होंने की थी। उनका विवाह जो है वो कुमार देवी से हुआ था, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी? वैशाली की राजकुमारी थी। और विवाह के उपरांत उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है? इतना आपको समझ आ गया है? उसके पश्चात दूसरे जो राजा हुए वो हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे नेपोलियन ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा, वैसे ही उन्होंने भारत को विजय करने का सपना देखा था और उसी क्रम में उन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता और उनको धरणीबंध की उपाधि दी जाती है। इसी के साथ उन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? जैसे चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? कवि प्रेमी, कला प्रेमी। और उनके सिक्कों पर जो है वो वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो कला के प्रेमी थे, ठीक है? और ये कहा जाता है कि वो सोने के सिंहासन पर न बैठकर पत्थर के सिंहासन पर बैठते थे और उनके जो शरीर पर हमेशा तीरों के निशान होते थे। आपको समझ आया? ये अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था, अश्वमेध कर्ता की उपाधि उन्होंने ली थी। उसके बाद रामगुप्त हुए, जो कि एक दुर्बल थे। शकों के साथ जब उनका युद्ध हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को शकों को दे दिया था, जिसके कारण चंद्रगुप्त ने उनका वध करके चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से विवाह किया। और जो अगले राजा हुए प्रतापी, जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे चंद्रगुप्त II, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने ली थी। किसकी उपाधि उन्होंने ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने ली थी। और टोटल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 58। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी में। 14 टोटल जो है वो 14 जो है विक्रमादित्य हुए थे। उस टाइम जो विक्रमादित्य था वो बहुत ही फेमस उपाधि मानी जाती थी और इसलिए बहुत से राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और उनके अन्य नाम जो थे वो देवराज, देवगुप्त और धाव। अब मैंने आपको बताया था कि धाव कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम धाव मिला है? मेहरौली अभिलेख। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। मेहरौली एक जगह है दिल्ली में, वहीं पर एक अभिलेख है जहाँ पर चंद्रगुप्त II, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनको वहाँ पर क्या नाम लिखा मिला है? वहाँ पर धाव नाम उनका मिला है। उनके समय में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैनी रहे हैं और उनकी जो कैपिटल थी वो भी क्या रही है? पाटलिपुत्र और उज्जैनी ही रही है। ब्राह्मण धर्म को वो मानते थे, पर साथ में वो क्या थे?
सहिष्णु शासक थे, वो और धर्मों को भी उन्होंने माना है। अच्छा देवेंद्र बताओ, उनके समय में कौन सा राजदूत जो है वो भारत आया था? फाहयान। हाँ, फाहयान उनके समय में आया था, जो कि बौद्ध धर्म को वो मानते थे और महायान शाखा से वो जुड़े थे। किस शाखा से वो जुड़े थे? महायान। बौद्ध की दो शाखाएं थी ना, एक हीनयान एक महायान। हीनयान वो शाखा थी जो महात्मा बुद्ध के मतलब उनके प्रिंसिपल्स को मानते थे और उनको मतलब रिजिड थे, ऑर्थोडॉक्स थे कि नहीं जो महात्मा बुद्ध ने बोला वही होगा। और महायान वो थे जो थोड़े से फ्लेक्सिबल थे, उन्होंने और जो गुरु हुए उन्हें भी माना। तो ये जो फाहयान थे वो कौन सी शाखा से बिलोंग करते थे? महायान शाखा से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो चंद्रगुप्त टू थे, इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे और शिकारी की उपाधि उन्होंने ली थी। और जो सिक्कों की शैली कैसी थी? व्याघ्र शैली थी। कैसी शैली थी? व्याघ्र शैली थी। अब इनके दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। बताओ कपिल, नाम बताओ। नाम बताओ। समर सिंह, कालिदास। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह जो कोशकार थे। फिर कालिदास क्या थे? कवि थे। उसके बाद ब्राह्मी खगोल शास्त्री थे। उसके बाद शंकु क्या थे? आर्किटेक्ट थे उनके। और बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर थे। और वरुचि क्या थे? व्याकरणविद थे। और या मतलब जिनको हम बोलते हैं कि ग्रामर को जानने वाले थे। और कौन थे? शपनक थे, ज्योतिष थे। और घटपरक जो कि कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे? वैद्य थे। तो ये 9 आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि 9 कौन कौन से थे। उसके बाद है कुमारगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त 2 के बाद कौन आए? कुमारगुप्त आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम आए, ठीक है। फिर दूसरे थे वो समुद्रगुप्त थे। तीसरे थे समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त सेकंड। नहीं, रामगुप्त। फिर कौन आए? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय। जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसके बाद कौन थे? कुमारगुप्त। क्या विशेषता है कुमारगुप्त? सबसे ज्यादा तक राज किया है 40 वर्ष। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड जो उनका रहा है कुमारगुप्त का रहा है, 40 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। सबसे ज्यादा अभिलेख और सिक्के। हाँ, सबसे ज्यादा अभिलेख, सबसे ज्यादा सिक्के उनके समय में मिले। उन्होंने ना तो अपने राज्य को बढ़ाया ना अपने राज्य को घटाया, मतलब जैसा था वैसा ही रहा। लॉन्गेस्ट पीरियड उनका रहा है। और उन्होंने सिक्का जारी किया था। कौन सा सिक्का? अश्वमेध सिक्का जो है उन्होंने जारी किया था। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आता है कि इनके समय में आक्रमण हुए थे। किसके? हुणों के। अब हम हुणों को पढ़ेंगे। अभी तक जैसे हमने कुषाण, शक पढ़े जो कि एक मतलब विदेशी जातियां थी जो यहाँ आई और यहाँ आके बस गई, वैसे ही अब हम हुणों को पढ़ेंगे इसके बाद। और उन्होंने उपाधि ली थी कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की। किसकी उपाधि ली थी? महेंद्रादित्य। आपको मैंने बताया कि सभी ने अलग अलग उपाधियां ली थी, ठीक है। किसी ने महाराजाधिराज की ली, किसी ने कविराज की ली, ठीक है। फिर उसके बाद जो थे उन्होंने विक्रमादित्य की ली, ठीक है। अब इन्होंने ली महेंद्रादित्य की, ठीक है। वैष्णव थे ये, परंतु ये गुप्त वंश के जितने भी शासक थे वो धर्म सहिष्णु थे। मतलब वो किसी भी रिलीजन को, ऐसा नहीं था कि अगर वो वैष्णव धर्म को मानते हैं तो सभी वैष्णव धर्म को मानेंगे, ऐसा नहीं था। वो कोई बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है तो वो शैव धर्म को, तो वो मतलब फ्री थे। वो अपने जितनी भी उनकी प्रजा थी वो फ्री थी,
मिलती है। इसका एक और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के समय हुई थी और ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? ठीक है, अब जो लास्ट थे मतलब जो फेमस थे, इसके बाद के राजा तो बहुत सारे आए पर वो लोग इतने फेमस नहीं हुए। जो इसके बाद थे वो थे स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त थे, जो कि अंतिम प्रतापी राजा थे। ठीक है, इन्होंने जो है एक चीनी राजा थे, चीनी सांग करके एक राजा थे, चीनी राजा सांग, उनके दरबार में अपना राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त ने चीनी राजा के दरबार में अपना राजदूत भेजा। अब आपने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक झील पड़ी थी, याद है आपको? कौन सी झील पड़ी थी? कौन सी झील पड़ी थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका निर्माण किया था गुजरात में? कपिल, याद है? एक झील थी ना जिसने अशोक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का इन्होंने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और इनके जो उत्तराधिकारी हुए मतलब इनके जो आगे इनके राजा हुए वो थे बुधगुप्त। अब इसके बाद बुधगुप्त हुए और उसके बाद भानुगुप्त। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश के किस अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है? कि सती मतलब इससे पहले आपको किसी भी अभिलेख में या किसी भी मतलब साक्ष्य जो होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, किसी से भी आपको जो है वो जानकारी नहीं मिली थी सती प्रथा की। सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख जो था वो एरन अभिलेख था। एरन, सती प्रथा की जानकारी किससे मिलती है? एरन अभिलेख। ये अभिलेख 510 ईस्वी का था। ठीक है, एरन अभिलेख है 510 ईस्वी का था और ये जो है भानुगुप्त के समय का था। भानुगुप्त के समय का, किसके समय का था? भानुगुप्त के समय का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है आज तक। और जो अंतिम शासक हुए वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के अंतिम शासक जो थे वो थे विष्णुगुप्त। तो हमने कितने पढ़ लिए? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद हमने पढ़े स्कंदगुप्त। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े बुधगुप्त, फिर हमने पढ़े भानुगुप्त, और उसके बाद हमने पढ़े विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे, आपने लास्ट गुप्त वंश के लास्ट राजा जो थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त थे। तो श्री विष्णु ऐसे याद रखना, श्री विष्णु बोलते ना, हम भगवान जी का नाम लेते तो क्या बोलते हैं? श्री विष्णु। जब भी बोलते जय श्री कृष्ण ऐसे बोलते ना, तो वैसे श्री विष्णु। तो पहले जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त, और जो लास्ट थे वो थे विष्णुगुप्त। याद रहेगा? कोई दिक्कत परेशानी बताओ? सबसे पहले श्रीगुप्त,
चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ये तो मुझे लगता है गुप्त वंश तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। आगे जब चलेंगे तब दिक्कत आएगी, अभी तो सारा क्लियर है ना अभिषेक? विष्णुगुप्त याद रखना, श्री विष्णु, क्योंकि यही याद करने मुश्किल हो जाते हैं कि संस्थापक कौन था और अंतिम कौन था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ मतलब प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्त वंश के समय प्रशासन कैसा था। गुप्त वंश के समय प्रशासन जो था वो कैसा प्रशासन था? ठीक है, प्रशासन के जो प्रमुख अधिकारी थे, प्रशासन के मुख्य अधिकारी, उनको बोलते थे कुमार, कुमारात्मा, 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 कुमारात्मा बोलते थे। जो मुख्य अधिकारी थे उन्हें कुमारात्मा कहा जाता था। और इनका जो राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। क्या था? गरुड़। गरुड़, जानते हो गरुड़ क्या Yes, है? ma'am. अच्छा बताओ इसमें कौन सी मुद्रा लगेगी ग्रह में? बड़े होगी। बड़े होगी। बड़े ओ की या छोटे ओ की? डिसाइड कर लो, बड़े ओ की लगेगी या बड़े छोटे? बड़े होगी। बड़े ओ की मात्रा कैसे लगती है? ऊपर से। नहीं, ऊपर से लगती तो दोनों ऊपर से, एक ऐसे और एक ऐसे। ये दूसरी बार। हाँ तो ये बोलो ना कि ऐसे लगेगी, भी पहले गोलू बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, फिर लगेगी। तो ये गरुड़, इनका जो राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। क्या था? गरुड़ था। और इसके बाद जो मतलब इनके प्रशासन था तो उसकी सबसे छोटी इकाई, अब अच्छा गरुड़ चिन्ह था, इसका पता हमें किससे चलता है? अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? दिल्ली वाले अभिलेख। उससे तो हमें चंद्रगुप्त के धाव नाम का पता चलता है। एरन अभिलेख से तो हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो है मैम महाभारत में। एक और पढ़ा था ना हमने, समुद्रगुप्त के राजकीय जो थे कवि थे, उनके पुरोहित थे, कौन थे देवेंद्र? तुम्हें तो नाम याद है, हरिसेन। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह जानकारी मिलती है कि इनका जो चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। राजकीय चिन्ह क्या था उनका? गरुड़ था। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। याद, ये तो आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, दिनार, जो हिस्टोरिकल सीरीज होते हैं। दिनार सुना है? दिनार, हाँ, किसकी? अच्छा, और जो अब आप क्या बनने वाले हो? आप कांस्टेबल बनने वाले हो। ठीक है, तो गुप्त वंश में कांस्टेबल्स को क्या बोलते थे? जो पुलिस अधिकारी थे उनको क्या बोलते थे? पुलिस कर्मचारी, साधारण पुलिस कर्मचारी क्या कहलाते थे? साधारण सैनिक। अब याद रखना इसको, आप भी यही बनने वाले हो। साधारण पुलिस कर्मचारी चाट या भाट कहलाते हैं। चाट या भाट। साधारण पुलिस कर्मचारी क्या कहलाए? चाट या भाट। याद रहेगा? यस मैम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रहेगा? यस मैम। अच्छा आप बताओ, सिंचाई के लिए क्या यूज करते होंगे वो उस टाइम गुप्त शासन के समय? बैल। सिंचाई के लिए बैल। तो सिंचाई के लिए रहट सुना है आपने? रहट सिंचाई के लिए यूज होता था। सिंचाई के लिए
यूज करते थे ये